हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके सोल्यूशन के बारे में। अब देखो, यूनिट 5 में हमारे यहाँ पे बहुत चार ही क्वेश्चन मेनली देखने को मिलते हैं और इन चारों में भी हमारा जो एड्स है, ठीक है, और हमारा ट्यूबरक्लोसिस है, ये दोनों हमें सबसे ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे इन चारों को ही आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हमारे यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स को। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एड्स के बारे में, तो देखो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हमारा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखो यहाँ पे एड्स का नाम तो आप लोगों ने बहुत बार सुन रखा है, लेकिन आखिर ये एड्स जो बीमारी है वो इतनी खतरनाक क्यों होती है कि अगर किसी को एड्स हो जाता है, आप लोगों ने अक्सर सुन रखा होगा, शायद सुन रखा हो, शायद ना सुना हो, कोई बात नहीं, नहीं सुना होगा तो हम लोग आज सब कुछ जानेंगे। बट बाय द वे, अगर आप लोगों ने सुना है तो आप लोगों को इतना पता होगा कि एड्स हो जाने के बाद यहाँ पे इंसान के बचने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। देखो यहाँ पे इसके बहुत स्टेजेस होते हैं। लास्ट स्टेज को ही हम लोग एड्स बोलते हैं। अगर किसी को एड्स हो गया तो फिर वो नहीं बच सकता, मतलब उसके बचने के चांसेस जो तो 1-2 साल 3 साल, ठीक है, बस इतना ही उसके बचने के चांसेस होते हैं। तो आखिर ये इतनी बीमारी खतरनाक क्यों हो जाती है, मतलब इसके अंदर ऐसा होता क्या है। तो यहाँ पे देखो, इस चीज को आप लोग जो है इसके नाम से ही समझ सकते हो। देखो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म का है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी और सिंड्रोम। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों वर्ड्स को देखें ध्यान से, तो आप लोग ध्यान से देखना। देखो हमारी बॉडी में होता है इम्यून सिस्टम, आप सभी को पता है, ठीक है, और यही इम्यून सिस्टम हमें क्या करता है, हमें जो है हमारी कह सकते हो जो भी बीमारियां वगैरह है उनसे बचाने का काम करता है। अब देखो ये हमारी बॉडी में कह सकते हो ये जो इम्यून सिस्टम या फिर इम्यूनिटी हम लोग बोल सकते हैं एक वर्ड में, इम्यूनिटी आप सभी को पता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है तो हमारी कह सकते हो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है ना। तो इम्यूनिटी ना हमारी बॉडी में 2 टाइप की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, और एक होती है हमारी यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो इन्नेट क्या होता है, इन्नेट हमारी वो इम्यूनिटी होती है जो कह सकते हो हमें बचपन से ही मिली होती है, मतलब जब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग जन्म लेते हैं, ठीक है, तब से ही हमें जो इम्यूनिटी मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं इन्नेट। और दूसरी होती है हमारी एक्वायर्ड। अब ये एक्वायर्ड क्या होती है, देखो ये हमारी वो इम्यूनिटी होती है जो हमारी बॉडी धीरे धीरे कह सकते हो डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेस से लड़ते हुए डेवलप करती है। जैसे मान लो हमारी बॉडी में अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है एक बार, तो हमारी बॉडी क्या होता है, उसके अगेंस्ट में हमारी एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है। ठीक है, तो अगर वो बीमारी हमें मान लो दोबारा से हो जाए तो वो जो हमारी एंटीबॉडी है वो उससे तुरंत फाइट करके और हमें यहाँ पे उससे बचा ले। जैसे आप लोगों को पता होगा कि कोरोना वगैरह में क्या देख रहे थे हम लोग कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी अच्छी हो, ताकि हमारी बॉडी जो कोरोना है, ठीक है, उससे लड़ सके, उसके वायरस के खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बना सके। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी वो इम्यूनिटी होती है जो कि यहाँ पे क्या होता है कि कह सकते हो जो हमारी बॉडी है वो धीरे धीरे डिफरेंट टाइप्स के डिजीज से लड़ते हुए डेवलप करती है। अब एड्स में क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। यानी यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाली जो कैपेसिटी होती है वो यहाँ पे बिल्कुल मतलब उसके अंदर डेफिशिएंसी आने लगती है, मतलब वो बिल्कुल यहाँ पे डिक्रीज होने लगती है। या फिर एकदम वन वर्ड में हम लोग कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, देखो अगर आप लोग को पता हो तो एड्स की वजह से खुद से कोई प्रॉब्लम नहीं होती बहुत ज्यादा, लेकिन इसकी वजह से मेनली क्या होता है कि हमारी बॉडी को अगर मतलब मान लो कोई छोटा सा भी कोई थोड़ा सा भी बैक्टीरिया वगैरह अटैक करता है, मान लो जैसे अगर हम बात करें तो मान लो एक नॉर्मल कंडीशन में हमें मान लो चलो डायरिया वगैरह हो जा रहा है तो वो क्या होगा, वो तुरंत ठीक हो जाता है। लेकिन वही डायरिया अगर एड्स की कंडीशन में होगा तो वो ठीक ही नहीं होता है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाए, बट एड्स की कंडीशन में तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसकी वजह से क्या होता है कि हमें जब कोई और बीमारी होती है तो उसके प्रति जो हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनाने की वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल वीक हो जाता है और हमारी बॉडी की जो लड़ने की क्षमता है, कह सकते हो इन्फेक्शन से, डिजीज से, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। और इसीलिए क्या होता है कि एड्स हमारा बहुत ही हार्मफुल डिजीज हो जाती है। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, और नहीं समझो तो अभी बाकी सारी चीजें आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे। देखो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म आप लोग यहाँ पे समझ गए। और सिंड्रोम का देखो क्या मतलब होता है, सिंड्रोम का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ डिजीजेस। अब ग्रुप ऑफ डिजीज क्यों बोला गया है, क्योंकि एड्स के बाद हमें और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमें कोई भी बुखार वगैरह होता है तो हमारी बॉडी तुरंत ठीक कर लेती है। जैसे वैसे तो आजकल किसी को छोटा सा भी बुखार होता है तो दवा इंसान खाने लग जाता है, लेकिन उसको नहीं खानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इतनी खुद की एबिलिटी होती है कि वो खुद से ही अपने आप को छोटी मोटी बीमारियों से ठीक कर लेती है। लेकिन एड्स के केस में ऐसा बिल्कुल खत्म हो जाता है, हम छोटी से छोटी बीमारियों से भी नहीं लड़ पाते हैं और इसी वजह से ये डिजीज हमारी बहुत ज्यादा हार्मफुल डिजीज हो जाती है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके पीछे जो वायरस होता है, मतलब ये एड्स के पीछे जो वायरस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि HIV, और इसका भी नाम आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा। ठीक है,
तो इसी की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि हमें यहाँ पे एड्स फाइनली देखने को मिलता है। अब देखो ऐसा नहीं है कि एचआईवी किसी को हुआ तो तुरंत ही उसको एड्स हो जाता है, बहुत सारी स्टेजेस होती है, वो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दैट प्रोग्रेसिवली यानी कि धीरे धीरे करके डैमेज करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द बॉडी, यानी कि बॉडी के लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाती है टू फाइट ऑफ इन्फेक्शन एंड डिजीज, यानी कि बॉडी जो है इन्फेक्शन और डिजीज से फाइट ही नहीं कर पाती है। ना अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एड्स इज द एडवांस स्टेज, बहुत ध्यान से सुनना, वही चीज है कि एचआईवी इन्फेक्शन सबसे पहले हमें होता है। अगर यहाँ पे इन चीजों को हम लोग स्टार्टिंग में ही देख पाए, ठीक है, पहचान पाए, तो यहाँ पे इनसे बचने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एडवांस जो हमारी इनिशियल स्टेज होती है वहां पे हम लोग इसको पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में सिम्टम मिलते नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जब ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये एड्स में पहुंच जाता है, तभी हमें पता चलता है, मतलब जिसको भी बीमारी होती है, ठीक है, डेफिनेटली। तो वही चीज है। बाकी कैरेक्टराइज्ड बाय अ सीवियरली वीकेंड इम्यून सिस्टम, मतलब इसमें जो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, एंड प्रेजेंस ऑफ सर्टेन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस और कैंसर्स। और यहाँ पे देखो क्या होता है कि इस इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से क्या होता है कि जो अपॉर्चुनिटिक, मतलब कि कह सकते हो जो भी छोटे मोटे इन्फेक्शन है जो कि हो सकते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे हो जाते हैं, और यहाँ पे कैंसर के भी चांसेस बहुत ज्यादा इस केस में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है कि एड्स की वजह से कोई मतलब एड्स से इंसान नहीं मरता है, बल्कि एड्स की वजह से जो बाकी बीमारियां हैं उनकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है, एक टाइम के बाद जो भी हमारा पेशेंट होता है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारी एक टाइप की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मान लो कोई दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, और उनमें से एक को यहाँ पे पहले से ही हमारा एड्स हो रखा है या फिर एचआईवी इन्फेक्शन हो रखा है, और उसके साथ जो दूसरा पार्टनर है अगर वो उसके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि उसके जो है उसके अंदर भी हमारा एचआईवी या फिर एड्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि मतलब सेक्सुअली जब भी यहाँ पे फिजिकली इंसान मतलब इंटरेक्ट होता है, ठीक है, तभी यहाँ पे ये डिजीज हमारी ज्यादा ट्रांसमिट होती है। ऑल्दो ये और भी रीजन से हो सकती है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे एक सेक्सुअली ट्रांसमिशन इसका एक मेजर रोल होता है, ठीक है, मेजर रूट होता है ट्रांसमिशन का। बाकी हम लोग बात करें तो जैसे हमारी एसटीडीज क्या होती हैं, वो हमारी इस टाइप की इलनेस होती है दैट हैव अ सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन ह्यूमंस बाय मींस ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। मतलब कि ये हमारी कब कह सकते हो ट्रांसमिट होती है, जब भी यहाँ पे जैसे इंटरकोर्स वगैरह होता है या फिर ओरल सेक्स वगैरह हो रहा है, तो इन सब में यहाँ पे इसके ट्रांसमिट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे स्टेजेस की बात करें तो देखो यहाँ पे इसके जो है 3 स्टेजेस होते हैं, ध्यान से देखना। और ये स्टेजेस किसके हैं, एचआईवी इन्फेक्शन के। और जो लास्ट स्टेज होता है एचआईवी इन्फेक्शन का, उसको हम लोग बोलते हैं एड्स। तो सबसे पहला आ जाता है हमारे यहाँ पे एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन। अब इसमें क्या होता है, देखो ये हमारा प्राइमरी स्टेज होता है, और ये हमारा कब होता है, ये हमारा जो है 2 से 4 हफ्ते के बाद हमें देखने को मिलता है, जब भी हम लोग यहाँ जब भी मतलब पेशेंट यहाँ पे एचआईवी से एक्सपोजर हो जाता है, ठीक है, उसका। और यहाँ पे सिम्टम्स यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत बुखार हो सकता है, ठीक है, और कुछ वायरल इन्फेक्शन वगैरह देखने को मिल सकते हैं, जैसे फीवर हो गया, और यहाँ पे लिम्फ नोड के अंदर सूजन वगैरह और रैशेज वगैरह स्किन पे देखने को मिल सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसके कुछ सिम्टम हो जाते हैं। बाकी सेकंड स्टेज की बात करें तो ये आ जाता है हमारा क्लिनिकल लेटेंसी स्टेज। अब देखो ये स्टेज हमारी काफी दिनों तक, मतलब कि सेवरल ईयर्स, यानी कि कह सकते हो 5-6 सालों 10 सालों तक यहाँ पे ये स्टेज चलती रहती है। देखो वही चीज है कि जब किसी को एचआईवी इन्फेक्शन होता है तो स्टार्टिंग में उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब यहाँ पे मान लो किसी को एचआईवी इन्फेक्शन है, उसको पता भी नहीं चलता है, ऐसे उसको 5-6-7 साल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसको बहुत सारी प्रॉब्लम दिखनी स्टार्ट होती है, और तब जब वो अपना चेकअप वगैरह करवाता है तो उसको पता चलता है कि वो यहाँ पे बहुत ही एडवांस स्टेज यानी एड्स वगैरह की स्टेज में पहुंच चुका है। तो वही चीज है यहाँ पे। बाकी मैनी पीपल नॉट एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि क्यों नहीं पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे सिम्टम्स कोई ज्यादा फेस ही नहीं होते हैं। मतलब ये जो चल रहा होता है, जब ये ग्रोथ कर रहा होता है एचआईवी, तो यहाँ पे सिम्टम ज्यादा देखने को मिलते ही नहीं है। विदाउट ट्रीटमेंट दिस स्टेज इवेंचुअली प्रोग्रेसेस टू एड्स। और यहीं पे क्या होता है कि हमारा जब ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये इवेंचुअली हमारे एड्स में कन्वर्ट हो जाती है, और फाइनल स्टेज हमारी एड्स आ जाती है, जो कि हमारी फाइनल स्टेज होती है। और यहाँ पे कैरेक्टराइज होती है कैसे, वीकेंड इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और कैंसर। और यहाँ पे हमें जो है काफी कैंसर वगैरह और जो भी कह सकते हो जो भी इन्फेक्शन, जैसे ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हो गया, और भी कुछ जैसे टाइफॉइड वगैरह, मतलब कुछ भी इन्फेक्शन यहाँ पे जो भी हो सकते हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है वेट लॉस वगैरह, परसिस्टेंट मतलब काफी लंबे टाइम तक कंटिन्यू फीवर देखने को मिल सकता है, और बहुत सारे अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ना कॉजेज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो सिंपल सी बात है भाई, एड्स हमारा सिर्फ और सिर्फ एचआईवी की वजह से ही होता है। अभी एचआईवी भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, जैसे एचआईवी फर्स्ट हो गया, एचआईवी सेकंड हो गया, जिसमें से एचआईवी फर्स्ट हमारा ज्यादा कह सकते हो रोल प्ले करता है इसमें। और अब यहाँ पे देखो देखने वाली चीज ये है कि एचआईवी किस तरीके से ट्रांसमिट होता है ना। कॉजेज मतलब देखो सबसे पहली बात कि एड्स होता है एचआईवी से। अभी एचआईवी किस तरीके से ट्रांसमिट कर सकता है, तो यहाँ पे जैसे पहला आ जाता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे शेयरिंग नीडल्स, तो मान लो कोई पेशेंट है एचआईवी इन्फेक्टेड है, ठीक है, और उसकी नीडल अगर मान लो किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन में यहाँ पे ट्रांसमिट कर दी गई, ठीक है, तो वहां पे उसको भी एचआईवी इन्फेक्शन हो जाएगा। देखो इसका जो ट्रांसमिशन है ना, इतना आप समझो कि सिंपली यहाँ पे हमारा ब्लड वगैरह के थ्रू या फिर बॉडी फ्लूइड्स वगैरह के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो अगर मान लो वही चीज है कि जो नीडल है, ठीक है, वो उसके ब्लड में अगर यहाँ पे कह सकते हो कांटेक्ट में जा रही है, ठीक है, और वही नीडल अगर हमारे किसी दूसरे हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में चली गई, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ट्रांसमिशन हो जाएगा। उसके बाद मदर से चाइल्ड में भी ट्रांसमिशन हो सकता है। उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो वही चीज है कि अगर मान लो किसी एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हमारा किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, तो वहां पे उसको भी एचआईवी हो जाएगा। और फिर इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स, जैसे मान लो कि वही कोई सिरिंज वगैरह हो गया या फिर कुछ ऐसा कंटामिनेटेड हमारा इक्विपमेंट है जो कि हमारा जिसमें एचआईवी इन्फेक्टेड ब्लड है, तो वो चीज भी हमारा यहाँ पे ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये हो गए यहाँ पे इसके कॉजेज। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी या फिर पैथोजेनेसिस के बारे में। देखो यहाँ पे इस चीज को आप ना थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर होती है कह सकते हो हमारी बॉडी के अंदर होती है डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी में भी हमारा एक टाइप होता है लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स। अब ये लिम्फोसाइट्स भी हमारी दो टाइप की होती हैं। एक होता है हमारा टी लिम्फोसाइट है ना, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट, सॉरी टी लिम्फोसाइट है ना, टी लिम्फोसाइट। अब ये टी लिम्फोसाइट भी हमारी दो टाइप की होती है। एक होता है हमारे यहाँ पे टी किलर सेल्स, ठीक है, टी किलर सेल्स, और एक होती है हमारी टी हेल्पर सेल्स। अब ये जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये करती क्या है, ये ही हमारा जो है मान लो हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन वगैरह आता है, ठीक है, कोई भी वायरस बैक्टीरिया वगैरह बाहर से आता है, तो उसको सबसे पहले पहचानने का काम यही करती है। मतलब ये क्या करती हैं, ये हमारे कैसे कह सकते हो किसी भी इन्फेक्शन को या फिर बैक्टीरिया वगैरह को रिकॉग्नाइज करती हैं। और टी किलर सेल्स क्या करती हैं, उसको यहाँ पे बाद में किल वगैरह करती हैं। तो ये जो टी हेल्पर सेल है, तो इसकी कह सकते हो मान लो ये हमारी टी हेल्पर सेल है, तो इसके सरफेस पे हमें यहाँ पे कुछ कह सकते हो प्रोटीन रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं CD4 रिसेप्टर्स, ठीक है, CD4 प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लो हमारा जो एचआईवी वायरस है, ठीक है, वो यहाँ पे मान लो हमारी बॉडी में एंटर किया, तो एंटर करते क्या होता है, सबसे पहले ये यहाँ पे इसी CD4 रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने के बाद क्या होता है, वो हमारे इसी टी हेल्पर सेल के अंदर एंटर कर जाता है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले क्या हुआ, ये जो हमारी टी हेल्पर सेल है, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो हमारी इसके ऊपर जो कह सकते हो रिसेप्टर था CD4 रिसेप्टर, वहां पे हमारा एचआईवी जाके बाइंड हुआ। बाइंड होने के बाद ये यहाँ पे इसके अंदर एंटर कर गया। अब यहाँ पे देखो एचआईवी के अंदर स्पेशल बात क्या होती है, ये हमारे टाइप का रेट्रोवायरस होता है। तो रेट्रोवायरस के अंदर खासियत क्या होती है कि इसके अंदर हमें आरएनए देखने को मिलता है। तो ये करता क्या है कि जब ये हमारे इस सेल के अंदर एंटर कर जाता है, मतलब इस टी हेल्पर सेल के अंदर जब ये एंटर कर गया हमारा एचआईवी वायरस, तो ये क्या करता है, ये अपने आरएनए को कन्वर्ट करने लगता है डीएनए में। अब देखो अगर आप लोग को पता हो कि जब डीएनए हमारा आरएनए में कन्वर्ट होता है, तो उस फेज को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। लेकिन जब हमारा आरएनए से डीएनए कन्वर्ट हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो एचआईवी क्या होता है कि इस सेल के अंदर जाके हमारा जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के बाद ये क्या करता है, अपने आरएनए को कन्वर्ट कर देता है डीएनए में। मतलब जो वायरल एचआईवी आरएनए था, वो यहाँ पे वायरल एचआईवी डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो हमारा कह सकते हो वायरल डीएनए था, मतलब ये जो हमारा कह सकते हो एचआईवी वाला डीएनए था जो कि बना हुआ था, ये क्या करता है, ये हमारा बाइंड हो जाता है हमारे इस टी हेल्पर सेल के डीएनए के साथ। देखो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस टी हेल्पर सेल के डीएनए के साथ बाइंड होने पे क्या होता है कि ये हमारा धीरे धीरे कह सकते हो इस बाइंड होते होते, ठीक है, अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। मतलब अब ये जो हमारा एक एचआईवी वायरस था, ये धीरे धीरे बहुत सारे एचआईवी वायरस में कन्वर्ट होने लगता है। उसके बाद ये क्या होता है, एट लास्ट में ये हमारी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब जो हमारी टी हेल्पर सेल है उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद ये यहाँ पे जो है हमारी बॉडी की बाकी सेल्स को भी धीरे धीरे अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और इस तरीके से ये हमारी करते करते हमारी बॉडी के पूरे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। देखो ये जो हमारी टी हेल्पर सेल्स है, ये सब क्या है, यही सब तो हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो क्या करता है, सबसे पहले ये बाइंड होता है, फिर हमारे ये आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होता है, फिर हमारे ये डीएनए जो है इसके डीएनए से बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने के बाद ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के बाद क्या करता है, इस सेल को डिस्ट्रॉय करके हमारी पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे देखो वही चीज है कि ड्यू टू वेरियस एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो हम लोगों ने देखा कि मान लो इसका ट्रांसमिशन हो गया, तो हमारा क्या हुआ, एचआईवी का जो वायरस था या फिर एचआईवी पार्टिकल्स से जो भी कह सकते हो, वो हमारे बाइंड हो जाते हैं रिसेप्टर्स ऑन लिम्फोसाइट। तो कौन सा लिम्फोसाइट, हमारा वही चीज होगा हमारे जो टी हेल्पर सेल्स है उनके रिसेप्टर, यानी कि हमारा जो CD4 रिसेप्टर, ठीक है। तो CD4 रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो गया। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, वायरल आरएनए स्टार्ट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वही चीज है ना, ये जो हमारा वायरल आरएनए था, ये हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी कि ये डीएनए में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। वायरल आरएनए कन्वर्ट्स टू वायरल डीएनए, तो वही चीज है हम लोगों ने देखा।
नाउ वायरल डीएनए कंबाइंड्स विद टी हेल्पर सेल डीएनए, तो वही चीज है ना, वायरल डीएनए ने क्या किया, इस टी हेल्पर सेल के डीएनए के साथ कंबाइन कर लिया। अब कंबाइन होने के बाद क्या हुआ, वायरल डीएनए कंबाइंस विद टी हेल्पर सेल डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी टी हेल्पर सेल प्रोड्यूसेस न्यू वायरल कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ भाई, डीएनए आप लोग को पता है डीएनए के अंदर क्या होता है, रेप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी होती है, यानी डीएनए अपने आप को कॉपी कर सकता है ना। तो रिप्लिकेट होते होते क्या होता है कि अब ये टी हेल्पर सेल्स जो है अपनी तो कॉपी बनाती हैं, लेकिन इस जो है एचआईवी वायरस की भी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देती है, यानी वायरल का भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ न्यू वायरल पार्टिकल्स, यानी कि हमारे धीरे धीरे और वायरस जो भी एचआईवी के वायरल पार्टिकल से बनने लगते हैं। नाउ इन्फेक्टेड हेल्पर T4 सेल्स डिस्ट्रॉयड, और यहाँ पे देखो ये जो हमारी T4 मतलब इसको हम लोग T4 हेल्पर सेल्स बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब ये हमारी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और यहाँ पे हमें फिर क्या होता है, सबसे पहले हमें इनिशियल स्टेज इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, और फिर हमें यहाँ पे फाइनल स्टेज यानी कि वही हमारे एड्स के इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, हमें यहाँ पे एड्स देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एड्स के सिम्टम्स के बारे में, तो यहाँ पे जो है परसिस्टेंट फीवर वगैरह देखने को मिल सकता है, ठीक है, नाइट स्वेट्स हो सकते हैं, वेट लॉस, क्रॉनिक डायरिया। देखो यहाँ पे वही चीज है कि कुछ भी होगा ना तो बहुत लंबे टाइम तक होगा, जैसे डायरिया वगैरह क्या होता है कि बहुत जल्दी खत्म हो जाता है अगर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है क्रॉनिक, काफी लंबे टाइम तक चलता ही रहता है, परसिस्टेंट कफ यानी काफी कंटिन्यू कफ चलता ही रहता है, ठीक है, स्किन रैशेस, सोर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और सीवियर हेडेक्स, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे क्या हो सकता है, रिकरेंट इन्फेक्शंस, यानी कि जो इन्फेक्शंस है वो कंटिन्यू लगातार होते रहेंगे, है ना, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, मैल एब्जॉर्प्शन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो ये सारी चीजें इसके कॉम्प्लिकेशंस, और एट लास्ट में यहाँ पे डेथ भी देखने को मिल सकती है। और ट्रीटमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यही आ जाती है कि एड्स का यहाँ पे कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो पेशेंट है फॉर दी मतलब कह सकते हो मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट अप्रोच किया जा सकता है कि हाँ थोड़े कह सकते हो, अगर मान लो जो पेशेंट है उसकी लाइफ अगर मान लो 2-3 साल है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा के 4-5 साल की जा सकती है, बस यही हो सकता है, इसको मैनेज ही किया जा सकता है, बाकी इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, तो जैसे हमारे एचआईवी क्या होता है, एक टाइप का हमारा रेट्रोवायरस होता है, तो यहाँ पे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी में हमारी कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दी जाती हैं जो कि कह सकते हो उसके ग्रोथ को थोड़ा सा डिले कर देती हैं। और यहाँ पे रेगुलर मॉनिटरिंग वगैरह, रेगुलर चेकअप्स वगैरह करवा के भी स्टेज मतलब पता कर सकते हैं पेशेंट की यहाँ पे उसकी क्या हालत चल रही है। और मैनेजमेंट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, यानी कि जैसे मान लो और भी चीजों से बचना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एड्स की जो पेशेंट है उसको यहाँ पे इन चीज से बचना चाहिए कि उसको कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए, वरना वो ठीक नहीं होता है जनरली। और सपोर्टिव केयर तो वही चीज है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट यहाँ पे उसको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट एड्स। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे अपने ट्यूबरकुलोसिस को। और यहाँ पे देखो अब हम लोग ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन चारों को एक साथ में ही देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस देख लेंगे, फिर लेप्रोसी देख लेंगे, फिर हमारा यूटीआई देख लेंगे, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग यहाँ पे एक साथ देख के इसको खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। अब देखो आप लोगों ने ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा। एक टाइम पे ये कह सकते हो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा डेंजरस बीमारी थी, ठीक है। लेकिन आज के दिन में सक्सेसफुली इसका इलाज जो है मेडिकल साइंस ने ढूंढ लिया है, ठीक है। और काफी इसका एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट ढूंढ निकाला है, जिससे यहाँ पे अगर किसी को भी टीबी होती है और इनिशियल स्टेज में अगर पता चल जाता है तो यहाँ पे उसकी टीबी जरूर ही ठीक हो जाती है। तो कैसे यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, किस तरीके से ये यहाँ पे बहुत ही डेंजरस बीमारी हो जाती है और कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारे ये एक टाइप का बहुत ही सीरियस इन्फेक्टियस, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारी इन्फेक्टियस डिजीज होती हैं। ये सब हम जितना भी देख रहे हैं, ठीक है, एड्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये सब सारे इन्फेक्टियस होते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं इनमें। और यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस क्यों देखने को मिलता है, इसके पीछे जो हमारा बैक्टीरिया होता है, ये हमारे एक बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलता है। जो बैक्टीरिया होता है हमारे यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो यही हमारा वो बैक्टीरिया होता है जो कि हमारा टीबी को कॉज करता है, और इसी के ऊपर हमारा टीबी का नाम पड़ा हुआ है ट्यूबरकुलोसिस। ना अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारा प्राइमरी तो हमारे लंग्स को ही, देखो आप लोगों ने अक्सर जो है टीबी का नाम सुनते हैं, आप लोग के दिमाग में अक्सर खांसी वगैरह है ना, लंग्स टीबी यही आती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लंग्स के अलावा ना टीबी हमें और भी बहुत सारे ऑर्गन्स में देखने को मिल सकती है, जैसे किडनी, स्पाइन, लिम्फ नोड वगैरह, यहाँ पे भी हमें टीबी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO तो वही चीज है कि हमारे यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो है काफी ज्यादा एक प्रिवेलेंट इन्फेक्टियस डिजीज है, और यहाँ पे एटलीस्ट 3 मिलियन डेथ्स
अब देखो दैट्स क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पे इसको स्टार्टिंग स्टेज में नहीं पहचान पाते हैं, और देखो अगर ये सीवियर स्टेज में पहुंच गई ना, तब इसको भाई ठीक नहीं किया जा सकता, तब ये बहुत खतरनाक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमडीआर टीबी। तो अब वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। बाकी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, और देखो यही हमारी सबसे फेमस होती है। पुल्मोनरी का मतलब ही होता है हमारा लंग से रिलेटेड, है ना। पुल्मोनरी वेन्स वगैरह आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, वो सारी क्या होती है भाई, लंग से जो वेन्स निकलती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हमारा पुल्मोनरी क्या होता है, ये हमारा लंग्स को अफेक्ट करता है, और इसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है, हमारा परसिस्टेंट यानी कि काफी लंबे टाइम तक कंटिन्यू कफ देखने को मिलता है, चेस्ट पेन, और यहाँ पे ब्लड भी कफ के साथ देखने को मिल सकता है, और ये हमारी बहुत ही हाईली इन्फेक्टियस होती है, ठीक है। मतलब ये हमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत इजिली ट्रांसफर हो जाती है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा पुल्मोनरी की बात करें तो ये हमें यहाँ पे क्या होता है, ये हमें लंग्स को छोड़ के बाकी ऑर्गन, जैसे कि हमें यहाँ पे स्पाइन, किडनी, ब्रेन और लिम्फ नोड्स वगैरह में देखने को मिलती है। और ये हमारा जैसे कि सिम्टम्स यहाँ पे डिपेंड करते हैं कि किस ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा डायग्नोस करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे यहाँ पे एक्स्ट्रा पुल्मोनरी। और बात करें हम लोग यहाँ पे लैटेंट टीबी के बारे में, तो देखो लैटेंट टीबी क्या होता है, ये हमारी वो टीबी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी टीबी का जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में एंटर तो कर जाता है, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। जैसे इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो ये हमारा जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ठीक है, ये हमारी बॉडी में एंटर तो हुआ, लेकिन जो हमारी बॉडी की जो WBCs थी, जैसे मान लो हमारा माइक्रोफेजेस हो गई, ठीक है, तो माइक्रोफेजेस ने क्या किया कि इसको यहाँ पे अपने अंदर इंगल्फ कर लिया, है ना। और इंगल्फ करने के बाद क्या हुआ कि ये हमारा माइकोबैक्टीरियम ने इसको इंगल्फ, मतलब इसको किल नहीं किया है इसको, लेकिन अपने अंदर इंगल्फ कर लिया है। और यहाँ पे क्या है कि ये हमारी कह सकते हो इतनी स्ट्रांग रहती है कि ये जो हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये इसके अंदर से बाहर आ नहीं पाता है, और ये लैटेंट स्टेज में पड़ा रहता है। मतलब ये हमारी मतलब ये पेशेंट के बॉडी में रहता तो है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको भी ट्रीट करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि भले ही नुकसान ना पहुंचा रहा हो, लेकिन अगर बाय द वे किसी वजह से जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे कमजोर हुआ, तो ये जो हमारी WBC जो जैसे हमारी जो माइक्रोफेज वगैरह हो गई, ये यहाँ पे कमजोर पड़ जाएगी। और ये इन्होंने क्या किया था भाई, ये स्ट्रांग थी तभी तो इन्होंने इसको इंगल्फ करके रखा हुआ था, और जब ये कमजोर पड़ेंगे तो क्या होगा, ये माइकोबैक्टीरियम हमारा एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये हमारा टीबी के सिम्टम्स शो करने लगेगा। तो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लेटर यहाँ पे ये एक्टिव टीबी में कन्वर्ट हो सकती है। और देखो फिर हमारा एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, तो यहाँ पे ये वही है कि हमारा एक्टिव स्टेज में होता है, जिसमें हमारा माइकोबैक्टीरियम क्या होता है, एक्टिवली मल्टीप्लाई कर रहा होता है, और हमारे यहाँ पे जो भी सिम्टम्स होते हैं टीबी के वो कॉज कर रहा होता है, और ये हमारा काफी इन्फेक्टियस फॉर्म होता है, और यहाँ पे इमीडिएट ट्रीटमेंट की इसमें जरूरत होती है। और फिर हमारा फाइनली आ जाता है MDR टीबी। अब देखो ये MDR टीबी क्या होता है, जैसे मान लो कि जो टीबी है, ठीक है, तो टीबी का पेशेंट होता है, तो उसने मान लो दवा लेनी स्टार्ट की। अब देखो अभी हम लोग दवा इसको देखेंगे, बाकी आप लोग सिंपली समझो कि इसके अंदर हमें जो है मेनली 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, ठीक है। तो 4 हमारी कह सकते हो एंटीबायोटिक्स होती हैं, बहुत हाई पोटेंसी की एंटीबायोटिक होती है, उनका कॉम्बिनेशन हमारा टीबी में दिया जाता है। अब मान लो जो पेशेंट है, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज टीबी में क्या होती है कि जो एंटीबायोटिक्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको एक भी दिन मिस किए बिना कंटिन्यू 6 से लेकर 9 महीने तक खाना होता है, ठीक है। मतलब इसका ट्रीटमेंट यहाँ पे 6 से लेकर 9 महीने तक चलता है। लेकिन अगर यहाँ पे पेशेंट ने गलती से जो है 1-2 दिन, मतलब 1-2 दिन चलो मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर मान लो उसने गलती से इस तरह करते करते 1 हफ्ते, ठीक है, या फिर जो है इसी तरीके से मान लो 3-4 दिन ऐसे बीच बीच में मिस करता जा रहा है दवा, तो क्या होगा भाई, तो ये होगा कि ये जो वायरस है ना, ये वहां पे उस दवा के प्रति कह सकते हो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगा। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जो 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन है, अभी हम लोग देखेंगे, बहुत इफेक्टिव होती है, ये इस बैक्टीरिया को बहुत जल्दी लगभग खत्म ही कर देती हैं। लेकिन जो थोड़ा बहुत बैक्टीरिया बच जाता है, वो क्या होता है कि उसके लिए हमें इसको कंटिन्यू 6 से लेकर 9 महीने तक खाना होता है। लेकिन अगर यहाँ पे पेशेंट ने लापरवाही करी, और अगर उसने बीच में 1 भी दिन या फिर कह सकते हो 3-4 दिन, हफ्ते भर छोड़ दी दवा, तो ये जो हमारा बैक्टीरिया है वो उस दवा के प्रति क्या होता है, रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है। मतलब अब ये जो दवा उस पर इतनी अच्छी काम कर रही थी, इसको किल कर रही थी, वो इसको अच्छे से काम नहीं कर पाती, अच्छे से किल नहीं कर पाती है, और तब हमारी टीबी क्या होती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। मतलब देखो MDR का फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, यानी जो दवा हम लोग ले रहे थे, जो भी दवा पेशेंट ले रहा था, उसके प्रति यहाँ पे रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, और फिर उस टीबी को ट्रीट करना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे, और इसमें भी हम लोग बात करें तो देखो हमारी 4 दवाएं होती है, अभी हम लोग देखेंगे, जैसे आइसोनायाजाइड हो गया, रिफाम्पिसिन हो गया, ठीक है। तो ये हमारी उन 4 में से 2 दवाएं होती हैं। तो इन दोनों के प्रति यहाँ पे क्या होता है, जो मोस्टली हमारी MDR टीबी होती है, उसमें यहाँ पे इन दोनों के प्रति जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट डेवलप कर लेता है, और यही दोनों हमारी ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, समझ रहे हो। तो अगर इन दोनों के प्रति रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया, तो यहाँ पे फिर जो है हमें और हाई पोटेंसी की एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, और तब यहाँ पे जो है काफी चैलेंजिंग हो जाता है इस टीबी को ट्रीट करना। तो यहाँ पे टीबी के पेशेंट को इस चीज को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसने दवा स्टार्ट करी है, तो उसको बिना मिस किए कंटिन्यू उसको यहाँ पे दवा को 6 से लेकर 9 महीने तक, जब तक भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, कंटिन्यू खाना चाहिए, ठीक है।
ना कॉजेज की बात करें तो यहाँ पे कॉजेज वही है कि हमारा ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। अब हमें ये देखना है कि ये कैसे स्प्रेड हो सकता है। तो जैसे स्प्रेड हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू, हमारा वीकेंड इम्यून सिस्टम, ठीक है। देखो होता क्या है कि मान लो कोई टीबी का पेशेंट है, ठीक है, और अगर मान लो आप लोग उसके मतलब एक टीबी का पेशेंट है, उसके संपर्क में कोई दूसरा पेशेंट आया, ठीक है, कोई दूसरा बंदा आया जो कि बहुत हेल्दी है, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं या फिर जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो इसको पहले किल ही कर देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जनरली आप लोग टीबी के पेशेंट में आओ, आप लोग हेल्दी हो तो आप लोग को टीबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप लोग का इम्यून सिस्टम वीक है और तब अगर ये बैक्टीरिया कहीं एंटर हुआ तो हमारी बॉडी इसको किल नहीं कर पाती और हमारी बॉडी के अंदर ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो वही चीज है कि वीकेंड इम्यून सिस्टम है, अंडर न्यूट्रिशन, वही चीज हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन वगैरह अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में है और स्मोकिंग वगैरह, अल्कोहल, तो ये सारी चीजों से भी क्या होता है भाई, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। और ट्रैवल एंड माइग्रेशन, तो ट्रैवल वगैरह भी अगर कोई बहुत ज्यादा कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि यहाँ पे कोई मतलब हो सकता है आपको इन्फेक्टियस बंदा मिल जाए। ना सिम्टम्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे परसिस्टेंट कम यानी कि लगातार कफ देखने को मिल सकता है। देखो ये सब तो सबसे कॉमन सिम्टम होते हैं लंग टीबी के स्पेशली, ठीक है। चेस्ट पेन हो गया, वेट लॉस हो गया। वेट लॉस देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर टीबी है तो वेट लॉस, फीवर, ये दोनों चीजें ना बहुत एक्सट्रीम देखने को ही मिलेंगी। मतलब अगर किसी को टीबी है तो यहाँ पे अगर उसका वेट लॉस हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो कंफर्म हो जाता है इन दोनों से ही कि टीबी उसको है। बाकी नाइट स्वेट्स हो गया, फैटिग हो गया, काफी ज्यादा थकावट हो गई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया और हाई टेम्परेचर, ये सारे हमें सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ना बात करें हम लोग आप इसके पैथोजेनेसिस के बारे में, तो यहाँ पे देखो वही ड्यू टू वेरियस, मतलब जो भी हम लोगों ने देखा जितने भी रीजन थे, ठीक है, उनकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारा जो माइकोबैक्टीरियम, वही जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस है, ये हमारा एंट्री कर सकता है, ठीक है। और जनरली ये क्या होता है, ड्रॉपलेट्स वगैरह के थ्रू ये हमारा एंट्री करता है, जैसे किसी ने छींक दिया या फिर किसी ने यही सब चीजें, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले जब एंटर करता है तो सबसे पहले हमें इनिशियल या फिर प्राइमरी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और हमारा क्या होता है कि हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है। और देखो जैसा कि मैंने बताया कि इम्यून रिस्पॉन्स दो टाइप के होते हैं, तो पहले हमारे यहाँ पे इनेट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है, फिर हमारा एडेप्टिव। देखो एडेप्टिव को हम लोग एक्वायर्ड बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं। और बाकी हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया होता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर हमारा देखो पहले तो हमारा यहाँ ये सारे रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुए, लेकिन अगर इन दोनों से भी हमारा क्या हुआ, बैक्टीरिया अगर एस्केप कर गया, और जनरली यही होता है कि जो हमारा माइकोबैक्टीरियम है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इन दोनों से एस्केप कर जाता है। मतलब ये जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स है, देखो अगर इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रांग है तब तो ये रोक लेंगे इसको, लेकिन अगर वीक इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो यहाँ पे इसको रोक नहीं पाएंगे। और जो हमारा बैक्टीरिया है वो हमारा एल्वियोली में जो है ट्रांसमिट हो जाएगा थ्रू द एयरवेज। एयरवेज का मतलब वही जो हमारे ब्रोंकियोल्स होते हैं, ठीक है, ब्रोंकस वगैरह हो गया। आई होप आप लोग को इतना कुछ पता होगा, सारे हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, ठीक है। अब एल्वियोली क्या होता है भाई, एयर सैक्स होता है लंग्स का, ठीक है। आई होप पता होगा आप लोग को, आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ के यहाँ पे आए होंगे। अच्छा चलो, बाय द वे नहीं पता है तो सिंपली समझ लो, ये देखो ये जो हमारा लंग्स होता है, ठीक है, तो इस लंग्स के अंदर जैसे हमारे एयरवेज होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे ये जो हमारे यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं एल्वियोली। और यहीं पे हमारा O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर हमारा डिपोजिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया। और यहाँ पे हमारा जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई करना चालू कर देता है, और उसके थ्रू हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया। अब यहाँ पे देखो जैसे एल्वियोली में हमारा क्या होता है, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखो कभी कभी ज्यादातर यही होता है कि हमारा बैक्टीरिया वहीं तक सीमित रह जाता है, तो हमें लंग्स टीबी ही देखने को मिलती है। लेकिन अगर हमारा बैक्टीरिया यहाँ से और बॉडी पार्ट्स में ट्रांसमिट कर गया तो हमें यहाँ पे और भी जो भी हमारे एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी है वो भी देखने को मिल सकती है। और इस तरीके से हमारा ट्यूबरक्लोसिस डेवलप हो जाता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इसके कॉम्प्लिकेशंस की, तो देखो कॉम्प्लिकेशंस का भाई यही है कि हमारी कॉम्प्लिकेशन में हमें और अलग अलग टीबी हो सकती है ना, मेनिंजाइटिस टीबी हो सकता है, बोन टीबी, लिम्फ नोड टीबी, रीनल टीबी और लिम्फेडिनोपैथी। अब लिम्फेडिनोपैथी में क्या होता है कि हमारे लिम्फ नोड्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। अब ट्रीटमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक, और ये बहुत हाईली पोटेंशियल की एंटीबायोटिक होती हैं। जैसे हमारा आ जाता है आइसोनायाजाइड, रिफाम्पिन और इथम्ब्यूटॉल और पायराजिनामाइड, ठीक है। इन चारों का कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ पे दिया जाता है। कब तक, 6 से लेकर 9 महीने तक। और यहाँ पे देखो सबसे इसमें 2 फेज होते हैं। जैसे एक इनिशियल फेज में चारों दवाएं खानी पड़ती हैं लगभग 3 से 4 महीने तक, 5 महीने तक। और उसके बाद यहाँ पे हमें जो है आने वाले कुछ महीनों तक जो है मतलब पेशेंट को यहाँ पे आइसोनायाजाइड और रिफाम्पिन का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे टीबी का ट्रीटमेंट। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट डिजीज के बारे में, जो कि हमारे हो जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूटीआई की अगर हम लोग बात करें तो यूटीआई हमारा क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब देखो इसका क्या मतलब है भाई, सिंपली आप लोग को पता है कि देखो यहाँ पे जो हमारी किडनी, हमारे कह सकते हो जो हमारा रीनल सिस्टम होता है, ठीक है, सॉरी, जो हमारा रीनल सिस्टम होता है, तो हम लोग अगर रीनल सिस्टम का एक बेसिक ओवरव्यू देखें तो हमारा जो है कुछ इस तरीके से हमारा रीनल सिस्टम देखने को मिलता है ना। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो है यूरेटर्स निकले होते हैं, ठीक है।
ये, और फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है ब्लैडर, और ये हमारा आ जाता है यूरेथ्रा। तो देखो ये होता है हमारा रीनल सिस्टम बेसिकली, और इसी रीनल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो यूरिन है वो हमारा जिस रास्ते से होके कह सकते हो पास होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर जैसे हमारा किडनी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, हमारे यूरेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारा यहाँ पे ब्लैडर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ब्लैडर इन्वॉल्व होता है, और हमारा यहाँ पे यूरेथ्रा यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो अगर हमें यहाँ पे किडनी, यूरेटर, ब्लैडर या यूरेथ्रा, इन चारों में से किसी भी पार्ट में अगर हमें यहाँ पे इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सिंपल, ठीक है। इज एन इन्फेक्शन दैट अकर्स इन द एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम दैट इंक्लूड्स द किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो वही चीजें, ये चारों चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है ना। यूटीआई यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारे टिपिकली जो है बैक्टीरिया वगैरह से कॉज होते हैं, और मोस्ट कॉमनली ये हमें जो है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि जो हमारा ब्लैडर और यूरेथ्रा है, यहाँ पे हमें ये ज्यादा देखने को मिलता है, ये जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हमारे यहाँ पे जो है 3-4 टाइप का हो जाता है, बेस्ड ऑन कि कहाँ पे ये डेवलप हो रहा है, ठीक है। उसी के बेसिस पे हमारे ये 3-4 टाइप के हो जाते हैं। जैसे पहला आ जाता है सिस्टाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिस्टाइटिस हमारा हो जाता है इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर। तो अगर हमें यहाँ पे ब्लैडर में किसी तरह का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं सिस्टाइटिस। और यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर होता है, और सिम्टम्स यहाँ पे हमें जो है इंक्लूड फ्रिक्वेंट एंड पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है, और लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी पेट में नीचे की तरफ दर्द हो सकता है, और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग या फिर क्लाउडी स्मेलिंग वाली यूरिन देखने को मिल सकती है, क्लाउडी यूरिन देखने को मिल सकती है, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे यूरेथ्राइटिस की, तो यहाँ पे देखो ये सिंपल है भाई, हमारा यूरेथ्रा में देखने को मिलता है। अब यूरेथ्रा में यहाँ पे क्या हो सकता है कि मतलब इसमें हमें जो है बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन यानी कि जलन हो सकती है, मतलब यूरिनेशन के टाइम पे, ठीक है, और डिस्चार्ज यानी कि यूरेथ्रा के थ्रू यहाँ पे कुछ फ्लूइड वगैरह का डिस्चार्ज भी हो सकता है। और पाइलोनेफ्राइटिस की बात करें तो ये हमारा इन्फेक्शन ऑफ किडनी होता है, और ये हमारा सबसे ज्यादा सीवियर फॉर्म हो जाता है यूटीआई का, क्योंकि इसकी वजह से हमें यहाँ पे हाई फीवर, बैक पेन, नोजिया, वोमिटिंग, और यहाँ पे ये हमारा इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर होता है, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे जो है रीनल फेलियर के चांसेस में भी कन्वर्ट हो सकता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे इसके कॉजेस की बात करें तो यहाँ पे देखो मोर देन 90% ऑफ, अब देखो यहाँ पे जो इसका सबसे ज्यादा मेजर कॉज होता है वो हमारा एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा, ई कोलाई, ठीक है। और ई कोलाई को भी हम लोग फुल फॉर्म देखें तो ये हमारा हो जाता है इस्रिकिया कोलाई, ठीक है। तो ये हमारा ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है यही हमारा यहाँ पे इसके लिए ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होता है 90% केस में। बाकी हमारे 10% केस में कुछ और भी हमारे बैक्टीरिया जैसे आप लोग देख सकते हो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। वैसे आप लोग बस ई कोलाई याद कर लो, इतना आप लोग कहाँ याद करते घूमोगे, और यही हमारा सबसे मेजर होता है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि ये बैक्टीरिया हमारा किस तरीके से मतलब कहाँ कहाँ हो सकता है, या फिर और कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे और रीजन हो सकता है यूरिनरी रिटेंशन, यानी कि इसका मतलब क्या है कि रिटेंशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, रुक जाना। तो अगर मान लो जो ब्लैडर है, ठीक है, तो यहीं पे क्या होता है हमारा सारा यूरिन यहीं पे पास होके आता है। तो अगर यहाँ से मान लो जो यूरिन है वो यहाँ पे रिटेन मतलब कि इकट्ठा हुआ जा रहा है, अच्छे से डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा है बाहर, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें जो है देखने को मिल सकता है अपना यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फिर हमारा कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी वगैरह के थ्रू भी क्या हो सकता है, स्पेशली वुमेन्स में जो है वजाइना के थ्रू यहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन है वो एंट्री कर सकता है यूरेथ्रा में। और उसके बाद यहाँ पे इम्यून सिस्टम अगर हमारा अच्छा नहीं है तो भाई वो फाइट ही नहीं कर पाएगा, तो वहां पे भी हमारा हो सकता है। और कुछ हार्मोनल चेंजेस फीमेल्स में, जैसे हार्मोनल चेंजेस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और हाइजीन प्रैक्टिसेस, तो ये सब चीजें भी यहाँ पे बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे इसके पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो पैथोजेनेसिस यहाँ पे इसकी हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हमारा जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर करता है, मतलब कहीं पे भी किसी भी जगह पे, तो यहाँ पे क्या होता है वो हमारा सबसे पहले यहाँ पे अडेरेंस ऑफ बैक्टीरिया इनटू द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखो जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होता है ये पूरा का पूरा, इसकी जो लाइनिंग होती है यानी कह सकते हो जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो हमारी एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है, एपिथेलियल सेल से। तो यहाँ पे क्या होता है बैक्टीरिया अडेयर का मतलब कह सकते थोड़ा सा स्टे मतलब चिपक जाना है ना, ऐसा कह सकते हो, बैक्टीरिया वहां पे स्टे कर जाता है। अब स्टे करने के बाद क्या होता है कि वो यहाँ पे अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है, अपनी एक कॉलोनी कह सकते हो बनाने लगता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है जो हमारा यहाँ पे क्या होता है कि जब ये सारी चीजें होती हैं तो हमारा इम्यून रिस्पांस होता है और इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे क्या होते हैं हमारे इम्यून रिस्पांस से एस्केप कर जाते हैं यानी बच जाते हैं, और यहाँ पे क्या होता है जो एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे मान लो हम लोग दवा वगैरह भी ले रहे हैं, उसके इफेक्ट को भी रजिस्ट कर देते हैं, और इसकी वजह से वो क्या होता है टिश्यू वगैरह को डैमेज करने लगते हैं, और हमें यहाँ पे अपना यूटीआई देखने को मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप लोग समझो कि पैथोजेनेसिस ना हर एक बीमारी की बिल्कुल एग्जैक्टली समझा पाना पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग एक मैकेनिज्म उठा लेते हैं कि हाँ अगर इस तरीके से हुआ तो ऐसे समझा देते हैं, बाकी डेवलप यहाँ पे कैसे भी हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग रूट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसी एक को ही यहाँ पे देखते हैं ज्यादातर। ना अगर सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे फ्रिक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट यानी कि ज्यादातर यूरिनेशन की बार बार अर्ज हो सकती है कि बार बार आप लोग को
मतलब पेशेंट को जो है यूरिनेशन की अर्ज हो सकती है, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, और क्लाउडी या फिर डिस्कलर्ड यूरिन, तो यूरिन का कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है, पेल येलो वगैरह हो सकता है, और ब्लड भी यूरिन में देखने को मिल सकता है सीवियर केसेज में, और फीवर और फटीग, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन जैसे वही है कि हमारा रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है, ब्लैडर डैमेज हो सकता है, और हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और यूरिथ्रा हमारे यहाँ पे नैरो हो सकता है। और ट्रीटमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ट्रीटमेंट जैसे यही है कि हमारा बैक्टीरिया कॉज करता है, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे हमारा एक एंटीबायोटिक के लिए अप्रोच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एंटीबायोटिक हो जाती है, ठीक है, और हमारे कुछ पेन रिलीवर्स हो जाते हैं, हाइड्रेशन हो गया, रेस्ट हो गया, और मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे यूटीआई। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फाइनल डिजीज के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है लेप्रोसी। अब देखो ये लेप्रोसी क्या होता है। लेप्रोसी को हम लोग यहाँ पे हिंदी में हम लोग यहाँ पे इसको कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आप लोगों को इमेज दिख रही होगी, तो आप लोगों ने शायद कभी ना कभी ऐसे पेशेंट्स को देखा होगा जिनके मतलब जो कह सकते हो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़ा सा डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो वही होता है कुष्ठ रोग। और पहले के जमाने में ना इसको बहुत ही बुरी नजर से देखा जाता था, और ऐसा माना जाता था कि ये किसी मतलब पिछले जन्म के गलत कामों का ये सब चीजें, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और ये मतलब पहले इसका इलाज नहीं था, बट आज के दिन में इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। ऑल तो यहाँ पे देखो एक चीज है कि ट्रीटमेंट तभी काम करेगा जब इसको स्टार्टिंग स्टेज में देखा जाए। मान लो ऑर्गन डैमेज इसने ऑलरेडी कर दिया है, तब इसका वो ऑर्गन जो डैमेज हो चुका है वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, जो नहीं हुआ है वहां पे इसका ट्रीटमेंट काफी हद तक जो है पॉसिबल है आज के दिन में। तो लेप्रोसी हमारे क्या होता है, हमारी क्रॉनिक इन्फेक्टियस डिजीज होती है। और यहाँ पे भी आप लोग ध्यान से देखो, ये हमारी किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोगों को याद हो तो टीबी हमारा किससे होता था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, ठीक है। तो ये आप लोग ये याद रखना। और इसको हम लोग यहाँ पे हैंसेंस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। और प्राइमरी ये हमारे कहाँ कहाँ अफेक्ट करता है, हमारा स्किन को, हमारे नर्व्स को, ठीक है, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन, और हमारा जो है सिम्टम्स यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, हमारा स्किन लेशंस हो सकता है। देखो स्किन लेशन मतलब कि कह सकते हो स्किन में कुछ उभार वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, आप लोग को इमेज में दिख रहा होगा। नमनेस मतलब बिल्कुल सूजन हो मतलब सुन बढ़ सकता है हमारे स्किन वगैरह, ठीक है। मसल वीकनेस और डिफॉर्मिटीज, तो डिफॉर्म हो सकता है, ठीक है, ऑर्गन बिल्कुल जो है अलग तरीके से डिफॉर्म हो सकता है। और टाइप्स की बात करें तो टाइप्स हमारे यहाँ पे 4 टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी के बारे में। अब ये हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा जो है फ्यू वेल डिफाइंड, मतलब इसके अंदर हमें यहाँ पे कुछ स्किन लेशंस देखने को मिल सकते हैं, और नर्व डैमेज हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि इस ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी के केस में जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और वो खुद ही यहाँ पे इसकी स्प्रेड को यहाँ पे लिमिट कर यानी रोक देता है। तो ये वाला जो है कह सकते हो मतलब हमारा जो है इम्यून सिस्टम लगभग इसको रोक ही देता है। और फिर हमारा रहता है लेप्रोमेटस लेप्रोसी। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर हमें यहाँ पे जो स्किन लेशंस है वो वाइडली स्प्रेड हो जाते हैं, ये थोड़ा सा कह सकते हो ज्यादा सीरियस हो जाता है। और इसके अंदर हमें यहाँ पे नोड्यूल्स और यहाँ पे मल्टीपल नर्व डैमेज भी देखने को मिलता है। और ये हमारा इसमें क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स काफी वीक होता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे एक्सटेंसिव बैक्टीरियल स्प्रेड एंड सिम्टम्स, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया काफी जो भी हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई है वो काफी ज्यादा स्प्रेड हो जाता है और सिम्टम्स कॉज करने लगता है। अब बॉर्डर लाइन लेप्रोसी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा लेप्रोसी जो है ट्यूबरकुलोइड और लेप्रोमेटस मतलब इन दोनों के बीच में लाई करती है। मतलब ये ट्यूबरकुलोइड जितनी हल्की भी नहीं होती है, लेप्रोमेटस जितनी सीवियर भी नहीं होती है, थोड़ा इन दोनों के बीच में होती है। और यहाँ पे मतलब वही है कि इट मे प्रेजेंट विद फीचर्स ऑफ बोथ टाइप्स, यानी कि इसके अंदर दोनों टाइप के फीचर हो सकते हैं, और ये यहाँ पे प्रोग्रेसिव या फिर इंप्रूव हो सकती है डिपेंड ऑन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है। और फिर हमारा जाता है इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी। तो ये हमारे यहाँ पे अर्ली स्टेज होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हाँ, लेकिन यही है कि अगर इसको जल्दी नहीं ट्रीट किया गया तो ये हमारा अदर टाइप्स में जो हम लोगों ने देखे उसमें प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के लेप्रोसी। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे कॉजेस की बात करें तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा कि ये हमारा बेसिकली माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई की वजह से होता है, और ये हमारा एक स्लो ग्रोइंग पैथोजन होता है, ठीक है, जो कि हमारे प्राइमरी स्किन को ही अफेक्ट करता है। तो आप लोग को पता है कि कुष्ठ रोग वगैरह के ज्यादातर स्किन वगैरह मतलब हाथों वगैरह में देखने को ही मिलते हैं। और ये हमारे जो है इसके अलावा जो प्राइमरी पेरिफेरल नर्व्स, म्यूकस मेम्ब्रेन और आइज को भी डैमेज कर सकता है। ना एग्जैक्ट अब देखो वही चीज है कि इसका एग्जैक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूरी तरीके से समझा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे माना गया है कि यहाँ पे जो है ज्यादातर ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है मतलब कि किसी के अगर मान लो कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसके छींकने वगैरह के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स एंटर होती हैं तो वो हमारे यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में स्प्रेड कर सकता है। बाकी यहाँ पे कुछ अदर रोल ऑफ ट्रांसमिशन भी हो सकते हैं, रूट ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे फीकल ओरल रूट हो सकता है, और अगर हम लोग यहाँ पे जो भी पेशेंट है उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में है तो यहाँ पे भी हो सकता है। और अगर कंटामिनेटेड वाटर या फूड है जिसमें हमारा वही इकोलाई मतलब माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई बैक्टीरिया है तो उसकी वजह से हो सकता है। और यहाँ पे फ्लाइज एंड कॉकरोचेस, तो अगर ये सारे भी हमारे इनके अंदर मान लो वो बैक्टीरिया वगैरह की जगह से आ रहे हैं तो इनकी वजह से भी ये देखने को मिल सकता है।
ना सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स वही है कि इसके यहाँ पे स्किन लेशंस देखने को मिल सकते हैं, नमनेस, मसल वीकनेस, ठीक है, डिफॉर्मिटीज, और यहाँ पे आईब्रो और आईलैशेस का लॉस भी देखने को मिल सकता है। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में। तो पैथोजेनेसिस यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो हमारा जो एम लेप्रेई बैक्टीरिया है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई है, वो अगर हमारे यहाँ पे होस्ट की बॉडी में एंटर कर गया, मतलब वही पेशेंट की बॉडी में, लाइकली ज्यादातर यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू एंटर करता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना कि सबसे पहले वो हमारा बाइंड हो जाता है स्वान सेल या फिर माइक्रोफेजेस से। अब स्वान सेल हमारी क्या होती है, अगर आप लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़ा है तो आप लोगों को याद होना चाहिए, स्वान सेल हमारी होती है हमारी न्यूरोग्लिया एक टाइप की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये इनके साथ बाइंड होता है। अब जब बाइंड होगा तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा। अब देखो, अगर ये जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है अगर ये स्ट्रांग है तब तो हमें कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे, या फिर माइल्ड स्किन लेशंस देखने को मिल सकते हैं थोड़ा बहुत, जो कि टाइम के साथ सही भी हो जाएंगे। लेकिन अगर ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है ये बहुत वीक रहा तो होगा क्या, जो बैक्टीरिया वो मल्टीप्लाई एंड ग्रोथ होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो पेरिफेरल नर्व्स है वहां पे डैमेज देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे नमनेस, वीकनेस और पोटेंशियल डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे फाइनली जो है लेप्रोसी में ये बैक्टीरिया कन्वर्ट हो सकता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसका भी हमारे यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं 6 से लेके 12 महीने तक, जैसे जिसमें हमारा रिफाम्पिसिन आ जाता है, ठीक है, डैप्सोन आ जाता है और क्लोफाजिमाइन आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी हमारी दवाएं इसके ट्रीटमेंट में आ जाती हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट यूनिट 5। आई होप कि आप लोग यहाँ पे सारी चीजें समझ गए होंगे। और बस हमारे यहाँ पे लगभग सारे ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ऑर्गेनिक भी हमारी कोशिश रहेगी कि आज या बस कल, मोस्टली कल तक हर हाल में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच। बाकी हम लोग मिलते हैं किसी और नए वन शॉट के साथ।